इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें जो प्रोसेस हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें एक फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंजेस आपको पता है, जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने दिया है, स्टेट चेंज होना। तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और dissolution of any solid or liquid in a particular solvent. All these are kind of physical changes in case of chemistry अगर हम कंसीडर करें। तो सबसे पहला अगर हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, एक एक एग्जांपल हेडिंग के साथ एग्जांपल बस लिखते जाइए। फर्स्ट वन इज सॉलिड लिक्विड, इसको आप हाइफन डाल के भी कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अदरवाइज मैंने इक्विलिब्रियम का साइन है ये डबल हेडेड है, मतलब रिएक्शन इस तरफ भी जा रहा है, प्रोसेस इस तरफ भी हो रहा है। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आप किसी भी सॉलिड को जब मेल्ट करते हो तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, मतलब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है जब ये दोनों चीजें इक्विलिब्रियम पे आती है, और उसी कांस्टेंट टेम्परेचर को हम उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं। जस्ट राइट हियर इन अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, एक प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट हो रही है उसी को मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ आपको। 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है ऐसे कि विच प्रॉपर्टी बिकम्स कांस्टेंट इन अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वहाँ पर। तो इन अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर में हम कोई चेंजेस नहीं ला रहे, जो एटमॉस्फेयर का है उसी पे अगर प्रोसेस चल रहा है, आपने एडिशनल प्रेशर नहीं लगाया। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। एग्जांपल आइस, वाटर, आप इसको H2O सॉलिड और H2O गैस करके भी लिख सकते हो, और इस तरह से भी। और यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस एंड वाटर दोनों ही इक्विलिब्रियम में होते हैं। इन बोथ फॉर्म्स इट कैन बी रिटन। तो अमाउंट चेंज होना उस टाइम पे बंद हो जाएगा जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया, सपोज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री कर दिया, क्या होगा, रिएक्शन में फॉरवर्ड जाने लगेगा, मतलब सारी आइस धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। So by altering the conditions, we can shift the state of equilibrium. But otherwise, if you keep this temperature constant, both of these things will remain constant for a long period of time. जब तक आपने temperature pressure maintain किया हुआ है, जितना आपने starting में ice लिया था, जितना starting में water लिया था, दोनों ही उतना ही रहेगा। Second is liquid vapor equilibrium. अब सपोज आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड लिया हुआ है, कंप्लीटली फिल नहीं किया, सपोज हाफ फिल किया है, वाटर ही ले लेते हैं हम एग्जांपल, और साइड पे हमने एक मैनोमीटर ट्यूब लगा दी जिसमें आप किसी भी गैसियस फॉर्म में उसका प्रेशर मेजर कर सकते हो। तो व्हाट हैपेंस, इनिशियली इस कंटेनर में से हमने सारी एयर सपोज निकाल दी थी, ठीक है। उसके बाद इसमें इंस्टेंटली अगर वाटर फिल करते हो या कोई कंटेनर में अमाउंट वाटर का नोट करके ऑब्जर्व करके उसके अंदर रख दिया, और उसके बाद जैसे आप प्रेशर की रीडिंग चेक करोगे, प्रेशर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। प्रेशर हमने यहाँ पर मैनोमीटर सपोज लगाया, मैनोमीटर में मर्क्यूरी लिक्विड फिल होता है और उसका लेवल गिर जाएगा इस तरफ, तो दैट विल लेट यू नो कि कितना प्रेशर आ रहा है। प्रेशर कहाँ से आया यहाँ पर, यहाँ से जो वाटर है उसकी अपर लेयर, आपने ये छोटा सा कंसेप्ट जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, एनी टाइप ऑफ लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से वाटर या कोई भी लिक्विड है उसके पार्टिकल्स एस्केप करते रहते हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो जब आपने इस क्लोज कंटेनर में वाटर को रखा था, इनिशियली उसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया आपको एयर हमने पहले से उसमें से रिमूव कर दिया था, तो ऑलरेडी जो एम्प्टी कंटेनर था उसमें वाटर वेपर नहीं थे पहले। जैसे आपने वाटर यहाँ रखा, वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेशन। तो इनिशियली क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हायर, ठीक है, और इवेपोरेशन होता जा रहा है, पार्टिकल्स वाटर के यहाँ गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, अंदर यहाँ तो लिक्विड ही है, बस सरफेस से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है उसकी वेपर से आप क्लोज कंटेनर में एस्केप नहीं कर सकती। अब ये क्या होंगी, वाटर वेपर में जब पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में है, दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फास्टर। यहाँ पर वो इतना मूव नहीं कर पा रहे, सिर्फ लिक्विड के अंदर ही मूव कर रहे हैं ना, बाकी कंटेनर में नहीं। तो यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं दे मूव
एट अ फास्टर स्पीड, और उसी मूवमेंट में क्योंकि रेंडम मूवमेंट है, टेंडेंसी क्या रहेगी, वापस आके इस सरफेस पे भी स्ट्राइक करेंगे. एंड व्हेन दिस स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, व्हाट हैपेंस, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाएंगे और अगेन लिक्विड के अंदर चले जाएंगे और वापस लिक्विफाई हो जाएंगे. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो एक तरफ स्टार्टिंग में जब हमने लिक्विड यहाँ रखा था तो क्योंकि ऊपर वेपर्स नहीं थी, बननी शुरू हो रही है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर, और धीरे धीरे ये जो वेपर्स बनती जा रही हैं ये वापस कंडेंसेशन का रेट कम था, इवेपोरेशन का फास्टर था. तो उस केस में धीरे धीरे प्रेशर यहाँ बढ़ना स्टार्ट होगा क्योंकि बढ़ रही है कॉन्टिन्यूसली वेपर्स, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर. एक पर्टिकुलर ऐसा आता है टाइम या टेम्परेचर आप कह सकते हो, उस टाइम पे ये जो वेपर्स हैं, मतलब जितने अमाउंट में ये बन रही हैं उतने ही अमाउंट पे वापस कंडेंस भी हो रही है. मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब सेम हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस टाइम पे ये प्रेशर बढ़ना यहाँ पे बंद हो जाएगा क्योंकि जितनी वेपर्स बन रही हैं उतनी ही वेपर्स वापस कंडेंस भी हो रही है. और ये जो प्रेशर यहाँ पे आपको शो हो रहा है वो क्या है, ऊपर जो पार्टिकल्स हैं they are pressurizing the surface of the liquid, और इसी प्रेशर को हम एक टर्म देते हैं केमिस्ट्री में which is very important term for liquid, vapor pressure. ये एक्चुअली टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर में था बट सीबीएसई हैज डिलीटेड दिस टॉपिक, लिक्विड हटा दिया ना, फिर सिर्फ गैसियस स्टेट पढ़ा है. तो वहाँ पर ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि वेपर प्रेशर होता क्या. हर एक लिक्विड की टेंडेंसी होती है वेपराइज होने की इवेपोरेशन के थ्रू, और इवेपोरेशन के बाद जो पार्टिकल्स अगर क्लोज कंटेनर में आपने लिक्विड को रखा है तो वो वापस स्ट्राइक करते हैं लिक्विड सरफेस पे एंड दे exert a kind of pressure on the surface of that liquid. और जब वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, मींस उसमें फर्दर चेंज आना बंद हो जाता है क्योंकि वेपर और लिक्विड दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर जाते हैं. उस टाइम पे उस प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड होता है जो हम मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, दैट मैग्नीट्यूड और दैट प्रेशर वैल्यू इज नोन एज, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी टाइप ऑफ लिक्विड व्हिच इज नोन एज वेपर प्रेशर. और वेपर प्रेशर हर एक लिक्विड का हर एक टेम्परेचर पे फिक्स होता है. रूम टेम्परेचर पे ये वैल्यूज कैलकुलेटेड है हर एक लिक्विड के लिए. और आपने बॉइलिंग पॉइंट टर्म सुना ना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक लिक्विड बॉयल कब होता है, जब ये वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड को आपने हीट किया. हीट करने से क्या होगा, इवेपोरेशन रेट आप बढ़ा रहे हो, आपने हीट कर दिया इस कंटेनर को, सपोज क्या होगा, अभी हीट करने से आपको पता है ना पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वाटर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग फास्टर, और फास्ट होते जाएंगे तो यहाँ वेपर में उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है और ये और ज्यादा प्रेशर डालते जाएंगे. और एक टाइम ऐसा आता है जब ये जो वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर जो मर्क्यूरी लेवल है उसके इक्वल हो जाता है, सारा लिक्विड बॉयल ऑफ हो जाता है. तो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, otherwise atmospheric pressure से कम होते हैं जनरली लिक्विड्स के वेपर प्रेशर, तब लिक्विड्स बॉयल ऑफ हो जाते हैं. और उस कंडीशन को आप अप्रोच कर सकते हो बाय हीटिंग अ लिक्विड. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग नहीं होती, जस्ट इवेपोरेशन ही होता है. तो यू कैन बॉयल ऑफ अ लिक्विड बाय रीचिंग और बाय कॉजिंग इट्स वेपर प्रेशर टू बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जितना जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई होता है उतना जल्दी उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाता है. तो हाईली वॉलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं, जो वाटर से भी जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, ये आपका एसीटोन हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर बॉटल बोलते गायब थोड़ी सी देर में, तो दैट इज बिकॉज कि उनके वेपर प्रेशर हायर है और बहुत जल्दी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं और वो स्केप कर जाता पूरा लिक्विड एक साथ. आपने क्लोज करके रखा हुआ है तो अभी टेंडेंसी नहीं है उसके बाद जगह ही नहीं है ना स्केप करने की. ओपन कर दोगे तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत क्लोज है तो वो इजीली एस्केप आउट हो जाएगा. तो जितने लिक्विड्स के वेपर प्रेशर जितना हाई होता है उतना वो लिक्विड्स हाईली वॉलेटाइल होते हैं नेचर में. ठीक है. और एक चीज और है, वेपर प्रेशर को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और वेपर प्रेशर मेयर किसका है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है दूसरे का कम है. रीजन क्या है, पार्टिकल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने स्ट्रॉन्ग है. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में नहीं है, तो इसलिए एसीटोन जल्दी स्केप कर जाता है, वाटर नहीं कर पाता. वाटर को टाइम लगता है इवेपोरेट होने में because particles are strongly held by hydrogen bonds. So vapor pressure of any liquid is a measure of intermolecular forces of attraction present between the liquid. तो अब कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे कांस्टेंट रही इस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने पे, वेपर प्रेशर. तो राइट हियर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए इन लिक्विड
वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड और वेपर में हाइफन भी लगा सकते हो, इक्विलिब्रियम का साइन भी, बट सिर्फ ऐसे ही 2 वर्ड्स मत लिखो, बीच में हाइफन डाल दो। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स कांस्टेंट। अब जब तक आप फर्दर चेंजेस नहीं करोगे टेम्परेचर में, वो वेपर प्रेशर फिक्स रहेगा। उसके बाद मैनोमीटर ट्यूब जो है वो आपको वही वैल्यू दिखाती रहेगी जब तक एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज नहीं होंगी। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ कांस्टेंट हुई वो है वेपर प्रेशर। ऑब्वियसली उस वेपर प्रेशर पे ये अमाउंट भी दोनों का फिक्स है, कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स रहेंगी, जितना लिक्विड वेपर फॉर्म में जा रहा है उतना वापस कंडेंस भी हो रहा है। बट क्योंकि ये दोनों रेट्स सेम हो गई हैं, इसलिए फर्दर अमाउंट में चेंज नहीं आएगा। जितना आपने 1 लीटर वाटर अगर लिया था स्टार्टिंग में, तो थोड़ा बहुत जो वेपराइज हुआ उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, तब आप अगर ये अमाउंट बार बार मेजर करते रहो, इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, नो चेंज विल बी देयर इन द अमाउंट ऑफ बोथ ऑफ दीस, वेपर एज वेल एज। वेपर का अमाउंट हम ऐसे नहीं निकाल सकते, बट प्रेशर से पता लग जाता है कितनी है। थर्ड काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम इज solid gas. Solid gas equilibrium. Which process is this? When solid is directly gets converted into gaseous state or vice versa. Sublimation. ठीक है? तो sublimation कब होता है? इसके लिए भी एक particular temperature है जिसपे एक solid सबलाइन हो जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगेन यहाँ पे भी आप प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। Temperature of the substance. Temperature of the substance becomes constant. Temperature at which the substance changes into gaseous state. Solid substance becomes constant at atmospheric pressure. इवन कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स हो जाती है, वो तो सभी के लिए कॉमन चलना ही है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता। बट उसके अलावा कोई और वेरिएबल प्रॉपर्टी अगर हम देख रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट 4th वन, गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। ये एक इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जैसे ओपन करते हो क्या ऑब्जर्व होता है? वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू ऑब्जर्व व्हाइल ओपनिंग अ बॉटल, समटाइम्स तो स्प्लैश आउट निकल जाती है। ये साउंड नहीं ऑब्जर्व करेंगे में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का टेस्ट है, एक फिजी टेस्ट है ना, उनका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। और आपने कभी नोटिस किया होगा घर में 2 दिन तक वो बॉटल अगर आपने हाफ यूज की, बाकी की फ्रिज में या बाहर जैसे भी रखते हो, उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको यूज किया तो आप कहते हो तो फ्लैट हो गई, टेस्ट नहीं आता। क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के डिसॉल्व्ड अमाउंट की वजह से। अगर वो अमाउंट डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें से कम हो गया तो वो टेस्ट नहीं देगा। अब वो किया क्या होता है, इस बॉटल के अंदर बहुत हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया होता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैसेस की कि उनको अगर किसी लिक्विड में मिक्स करना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। If you increase the amount of pressure on a solution of gas in a liquid, you can dissolve more amount of a gas in it. और ये एक्सप्लेन किया था सबसे पहले हेनरी वॉज द साइंटिस्ट, और उसके अकॉर्डिंग इसको हेनरीज लॉ भी कहते हैं कि मास ऑफ गैस dissolved in a solid in a liquid is directly proportional to the pressure applied over the gas. जितना गैस आप प्रेशर आप गैस के ऊपर लगाओगे या जितना वो गैस अपना पार्शियल प्रेशर डालेगी लिक्विड पे, उतना ही ज्यादा उसका मास सॉल्यूशन में फिक्स रहेगा, बढ़ेगा। और आप बॉटल खोल के क्या करते हो, आप प्रेशर को रिलीज करो। प्रेशराइज करने का क्या मतलब, आपने कंटेनर को क्लोज रखा और व्हेन यू ओपन द बॉटल you release you decrease the amount of pressure in that bottle and the gas comes out. आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो डिसॉल्व जो जितने अमाउंट में हुई भी थी गैस, उतनी उसकी जो सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी थी वो डिक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। क्लियर? तो एक गैस और लिक्विड के इक्विलिब्रियम में
mass of gas dissolved in solution is always constant. Write down this. In a gas liquid equilibrium, the amount of gas dissolved in a liquid, mass of gas dissolved in a liquid becomes constant at a fixed pressure or a constant pressure, which is explained by Henry's law. ये 12th में दोबारा है वैसे आपको, वहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स लिए हैं, बट अभी आप सिर्फ डेफिनेशन लिखो. Which is explained by Henry's law, which states that mass of a gas dissolved in a liquid, mass of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure applied on the gas. और पूरे सॉल्यूशन पे जितना प्रेशर लगाया जा रहा है, इसको हम गैस का पार्शियल प्रेशर भी कहेंगे, क्योंकि एक क्लोज कंटेनर में जो आप प्रेशर लगा रहे हो, गैस मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड की सरफेस पे उतना प्रेशर डालेंगे, और जितना ज़्यादा वो प्रेशर डालेंगे उतना ही डिसॉल्व होते चले जाएंगे. नहीं, ये टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत है गैस की सॉल्युबिलिटी की. आप जितना ठंडे पे रखोगे तभी जो कोल्ड ड्रिंक जब लो टेम्परेचर पे होती है ना, टेस्ट अच्छा देती है. आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हो तो उतना टेस्ट नहीं आता, क्योंकि आपने अगर वो रूम टेम्परेचर पे बॉटल ओपन कर दी तो हाई टेम्परेचर पे गैसेस एस्केप करती है. पर टेम्परेचर से ज़्यादा प्रेशर की जो मतलब प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट है गैसेस. टेम्परेचर के साथ भी इन विंटर्स द गैसेस dissolve in a greater extent, but in high temperature gases escape. अगर आपने एक छोटी सी चीज घर में वाटर नॉर्मल बॉईल तो करते हुए देखा होगा, वाटर में से बबल्स क्यों आते हैं? बबल्स क्या होते हैं? वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी एयर डिसॉल्व है ना वाटर के अंदर, आपने उसको बॉईल किया, एयर स्टार्ट्स कमिंग आउट. क्योंकि ये भी गैसेस की प्रॉपर्टी है. whenever you start heating a liquid, the gases dissolved in that liquid start escaping out. So solubility of a gas is indirectly proportional to the temperature as well. But यहाँ हम प्रेशर की बात कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज टेम्परेचर के साथ भी है. ठीक है, तो बहुत सारी मैं बता रही हूँ ना, मेजरेबल प्रॉपर्टीज बहुत है जो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे आप चेक कर सकते हो चेक. बट जो एग्जांपल्स यहाँ पर सेट हुए हैं बेसिकली अभी हेनरीज लॉ प्रेशर के साथ रिलेटेड है, तो दैट इज द मेन थिंग. अदरवाइज टेम्परेचर पे तो वही है. सॉलिड्स के साथ भी ऐसा ही है. कुछ सॉलिड्स वाटर में हीट करने पे ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं, बट यू नो कुछ ऐसे भी हैं जिनको हीट करो तो वो उल्टा होता है, रिवर्स होता है. तो दोनों तरह के सॉल्ट्स हैं. NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जिसको बहुत ही लो अमाउंट में उसकी सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ता है. 35 ग्राम आप 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो. रूम टेम्परेचर पे 50 डिग्री भी बढ़ा दो ना तो 36 से भी थोड़ा सा कम ही रहता है. मतलब इतना थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. और कई सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें बहुत इफेक्ट आता है सॉल्युबिलिटी में. 10 डिग्री टेम्परेचर पे आपने बढ़ाया तो वेराइटी ऑफ सब्सटेंस मतलब उनके नेचर पे डिपेंड करता है. तो दिस इज अबाउट बेसिकली 4 एग्जांपल्स आपकी बुक में है फिजिकल इक्विलिब्रियम के. नेक्स्ट वी विल मूव टू केमिकल इक्विलिब्रियम. फिजिकल इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है जब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है. दैट इज अब सपोज अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली शो करें, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के साथ कर्व प्लॉट करते हैं, स्टार्टिंग में हम एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी टेक रॉ मटेरियल्स लेते हैं. क्या करते हैं केमिस्ट्री में रॉ मटेरियल्स? रिएक्टेंट्स. तो हमने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन सपोज यहाँ से स्टार्ट की, मैक्सिमम होती है स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की. अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा?
दैट विल स्टार्ट डिक्रीज होना शुरू हुई, और एक टाइम ऐसा आता है रिएक्शन में कि वो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो इफ वी वांट टू प्लॉट अ कर्व, आप इसको और भी नीचे ला सकते हो, या सिर्फ शेप समझनी है कि डिक्रीज होगी स्टार्टिंग में और एक टाइम पे कांस्टेंट होना स्टार्ट होगा। अब सपोज अगर हम कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का देखें, यहाँ से हम रिएक्टेंट देख रहे हैं, एंड स्टार्टिंग में अभी जब हमने जस्ट रिएक्टेंट्स मिक्स ही किया है, एट दैट टाइम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज 0। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा प्रोडक्ट लिया, बट एज द प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉर्मिंग, तो 0 से उसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट होगी इंक्रीज होना, और एक टाइम ऐसा आता है व्हेन इट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वाला टाइम है ना, इस टाइम पे हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना बंद हो गया रिएक्टेंट्स के लिए भी, प्रोडक्ट्स के लिए भी। इस टाइम पे दोनों फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रेट्स इक्वल हो जाती हैं, एंड दिस टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन अ पर्टिकुलर। हर एक रिएक्शन में हाँ जी बेटा, हर एक रिएक्शन में दोज रिएक्शंस व्हिच आर रिवर्सिबल, जो इरिवर्सिबल है, जैसे एक एग्जांपल आप देखो, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 वो मीट करते हैं KCl प्लस O2। ठीक है, बैलेंस कर लेना बाद में इसको। तो ये जस्ट एग्जांपल दे दूंगा आपको कि ये जो रिएक्शन है इसमें आप इक्विलिब्रियम नहीं एस्टेब्लिश होता। ऐसी बहुत सी रिएक्शंस है जो जनरली इरिवर्सिबल है, तो इक्विलिब्रियम का उनसे कोई लेना देना नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बनते ही बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो उस रिएक्शन को हमें किस तरह से कंट्रोल रखना है कि हमें ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट मिल सके। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट दे रहे हैं, बट वो पॉइंट्स ऐसे पूछे नहीं जाते, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्टली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स दोनों तरफ चल रहा है प्रोसेस, बट हमें बाहर से ये दिखेगा कि प्रोसेस रुक चुका है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस कभी स्टॉप नहीं होती, दोनों डायरेक्शन में चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है, इसलिए ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ये चीज याद रखनी है कि दिस इज अ डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। थर्डली, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम ईदर साइड। आप बैकवर्ड स्टार्ट करो, जैसे एक एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस प्लस I2 वेपर्स, आयोडीन की वेपर्स को अगर हम मिक्स करते हैं तो HI गैस फॉर्म होती है। और ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन वेपर्स को कंबाइन करके HI की वेपर्स बनाना, ये रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो आपने अगर देखना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना, तो जरूरी नहीं कि आप हाइड्रोजन आयोडीन को मिक्स करो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे जिसपे ये दोनों रिएक्ट करते हैं और HI बनाओ, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। इफ यू स्टार्ट HI एंड यू स्टार्ट हीटिंग इट, तो इसका डिकम्पोजिशन होने के साथ साथ उसी टेम्परेचर पे ये वापस कंबाइन होना भी शुरू हो जाता है। तो मतलब ये है इस कैरेक्टरिस्टिक का कि इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। आप बैकवर्ड डायरेक्शन शुरू करो, अपने आप फॉरवर्ड में भी जाएगी रिएक्शन अगर वो रिवर्सिबल होगी तो, और आप फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हो देन इट विल आल्सो यू कैन से कैरी आउट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल। तो दोनों डायरेक्शन से ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और है केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल कुछ भी है, इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड ओनली इन अ क्लोज्ड कंटेनर। रीजन, बिकॉज इन ओपन कंटेनर्स गैसियस प्रोडक्ट्स कैन एस्केप, तो वो डिस्टर्ब कर देंगे। जब चेंज ही हो गया, वहाँ से प्रोडक्ट हट ही जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम आएगा ही। ठीक है, वहीं पे रहना चाहिए, कंटेनर मस्ट बी क्लोज, देन ओनली इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिखने की जरूरत नहीं, बुक में दिया हुआ है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इस चैप्टर में से जरूरी है एक ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल, उसके बेस पे कैसे आप इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट डिस्कस करोगे, और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा। ठीक है।